Okay. Any doubt in first two chapters of ecology? Any doubt in first two chapters of ecology? Any doubt in first two chapters of ecology? No, sir. Final call. No, sir. Okay. I hope you are solving the questions. You are solving the questions. Repeater batch. मॉड्यूल का जरूरत नहीं, इसको जहां से भी सोर्स मिलता है, जहां से भी सोर्स मिलता है आपको इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, और इसका ही संडे के दिन आपका टेस्ट होने वाला है. परफेक्ट. चैप्टर नंबर 15, I think. The chapter number 15 is biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. Okay. Crash course students, are you there? Crash course students, are you there? Yes, sir. Swapnil, Akanksha. Yes, sir. ओके परफेक्ट. चलिए, सो बच्चों चैप्टर नंबर 15 जो है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म लेवल, इकोलॉजी का इंडिविजुअल लेवल, इकोलॉजी का पॉपुलेशनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, 3 लेवल पर बात की हमने. पहला था इंडिविजुअल लेवल, जिसे हमने ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी कहा, जिसमें आपने एडाप्टेशंस पढ़े. दूसरे में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा, जिसको आपने पॉपुलेशन कैरेक्टर्स पढ़े. तीसरा हमने कम्युनिटी इकोलॉजी कहा, जिसमें आपने इंटरैक्शंस पढ़े और इंटरैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स. उसके बाद आपने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखे. दैट इकोसिस्टम कंपोनेंट्स वर 4. एनीवन, व्हाट वर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? Productivity, decomposition, nutrient cycling. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 3. एक और Energy flow. Energy flow. परफेक्ट. उसमें ब्लैकमैन से लिंडमैन्स का लॉ आपने पढ़ा, 10% लॉ. उसमें सक्सेशन आपने पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा, जिराज हाइड्राज पढ़ा. आज हमें स्टार्ट करना था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. इवन रिपीटर बैच, इस चैप्टर को मैं पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ूंगा. यस, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर बताऊंगा. पहले पेज पर कुछ कंसेप्ट दिया गया है, कंसेप्ट नहीं डेटा दिया गया है. द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. यदि ये डेटा न्यू एनसीईआरटी में अपडेटेड है तो you have to fill that, you have to learn this updated one. The data is same: 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and 20,000 species of orchid. Is it? Yes, sir. Same. Perfect. Perfect. चलिए, the next one is, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं. Why are so many species? Did such great diversity exist throughout the earth history? इन सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब लर्निंग का पार्ट है. 3 levels of biodiversity. एक होती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, एक होती है स्पीशीज डायवर्सिटी, एक होती है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी. नीट का सीधा सवाल 101% क्वेश्चन इसमें से आ रहा है 259 पेज पर. विच इज द फाइनेस्ट डाइवर्सिटी? सबसे फाइन डाइवर्सिटी कौन सी? जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्योंकि 2 इंडिविजुअल भी जेनेटिकली अलग होते हैं. 2 इंडिविजुअल एक ही हैबिटाट में रह रहे हो, दोनों इंडिविजुअल्स एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, 2 इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के भी हों, तब भी उन दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफर कर सकता है, क्योंकि दोनों के पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशन अलग अलग. तो सबसे फाइन लेवल की बायोडायवर्सिटी होती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी. दूसरी होती है स्पीशीज लेवल की बायोडायवर्सिटी, क्योंकि एक ही स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल्स में काफी हद तक सिमिलरिटीज दिखी. लेकिन इकोलॉजिकल डायवर्सिटी में ऐसा पॉसिबल है कि एक इकोलॉजिकल कंडीशन में स्पीशीज ए भी मिल रही है एंड स्पीशीज बी भी अवेलेबल है. तो इकोलॉजिकल डायवर्सिटी सबसे ब्रॉड डायवर्सिटी हुई, उससे नैरो स्पीशीज और उससे नैरो जेनेटिक डायवर्सिटी. परफेक्ट. तो वहां ऊपर लिख लेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी के सामने हाईएस्ट डायवर्सिटी एंड फाइनेस्ट डायवर्सिटी. हाईएस्ट डायवर्सिटी एंड फाइनेस्ट डायवर्सिटी. नोटेड?
Yes, sir. Okay. The other one is species diversity. Species diversity में आपको एग्जांपल पूछा जाएगा, वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों अलग अलग है. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं. वेस्टर्न घाट की स्पीशीज और ईस्टर्न घाट की स्पीशीज, क्योंकि वहां की अपनी इकोलॉजिकल कंडीशंस भी अलग है और दो स्पीशीज अलग अलग मिल रही है क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग. तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाएगी. वेयर एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज में बहुत सारे अलग अलग दिए गए, लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, विस्टेरियाज, अल्पाइन मेडोज एंड व्हाट नॉट. इन तीनों के एग्जांपल्स हैं, आपको नोट करना है. जेनेटिक वेरिएशंस में दिया हुआ है रॉल्फिया, वोमिटोरिया. डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेस्परीन. हाईलाइट करेंगे रेस्परीन. रेस्परीन एक्टिव केमिकल दैट प्लांट प्रोड्यूसेस. परफेक्ट. और एक और डेटा, राइस का 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑन 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो. 1000 varieties of mango or 50,000 genetically different strains of rice. Perfect. Perfect. Yes, sir. Please note. चलिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल में आपको सारा दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट. परफेक्ट. हाउ मेनी स्पीशीज आर इन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया. ओवरऑल पैराग्राफ की बात मैं करूं. क्यों ओवरऑल पैराग्राफ की बात करूं? क्योंकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. एक सेंटेंस है 7th और 8th लाइन पर. स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. इस स्टेटमेंट को कोई जस्टिफाई कर पाएगा? एनीवन? स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल. एनीवन? सर क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में एंडेमिज्म ज्यादा होता है. फिर से गार्गी. सर क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में एंडेमिज्म ज्यादा होता है, मतलब वहाँ पे उनके जो एनिमल्स है वो ही रह सकते हैं. कहाँ? क्योंकि- ट्रॉपिकल में? हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में. बेटा उल्टा जा रही है गार्गी, उल्टा जा रही है. पूरा कंसेप्ट उल्टा दिया. हाँ बोलो. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल और प्रेडिक्टेबल और कांस्टेंट होता है, इसीलिए. फ्रेंसी फिर से. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होता है. लेस सीजनल होता है. अगली. और टेम्परेट में ज्यादातर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन वगैरह होता रहता है, इसीलिए प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कांस्टेंट नहीं हो पाता. सिंपल ऐसे समझिए बच्चों. गार्गी, दिस रीजन इज व्हाट? ट्रॉपिकल इक्वेटर. This region is what? ट्रॉपिकल रीजन. This region is what? नहीं पता. subtropical. Subtemperate. And this region is what? टेम्परेट. Temperate. And this region is पोल. perfect. Same. मैं बात करूं तो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट, टेम्परेट और पोल. भाई आपसे कहा जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि जो स्पीशीज इन्वेंटरीज हैं, क्रैश कोर्स एंड रिपीटर बैच, क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो इन्वेंटरीज हैं, द स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट. टेम्परेट रीजन में वो ज्यादा हो गया है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कम है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल. एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल, टेम्परेट में सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी लेस है. Less and very specific diversity. Very specific diversity. Less and very specific diversity. इसीलिए इसको एक्सप्लोर ज्यादा कर लिया गया.
जबकि ट्रॉपिकल में क्या है, मोर एंड डेंस डाइवर्सिटी। तो यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसीलिए इन्वेंटरीज जो है वो टेम्परेट में ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। दूसरा ये भी रीजन है क्योंकि वहां पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है। तो जैसा गार्गी आपने कहा, वो एक्सट्रीम कंडीशन में वहां के बस स्पेसिफिक स्पीशीज ही रह सकती है, सारी स्पीशीज वहां नहीं मिले। यहां पर आपको सारा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ कोई फिक्स सीजन या फिक्स क्लाइमेट नहीं होता। गार्गी, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Some extreme estimate range from 20 to 50 million. Last three lines highlight. समझाने वाली बात नहीं हो, लास्ट थ्री लाइंस हाईलाइट। क्वेश्चन बनेगा जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। 101% बनेगा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और रेस्परीन एक्टिव केमिकल। हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल। उसी में राउल्फिया की स्पीशीज अलग अलग हो जाती है क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 का ग्राफ, पेज नंबर 260 का ग्राफ यदि आप देखें, कैन यू सी द पाई डायग्राम? क्रैश कोर्स, रिपीटर बैच। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, लेट मी शेयर। उसके ऊपर का तब तक डेटा पढ़िए। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग। मैं जब तक इमेज शेयर कर रहा हूं, उस इमेज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट रीड द पैराग्राफ। कैन यू सी द इमेज? परफेक्ट। अब इन समय बच्चों बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे तो मैंने वहां पेंसिल से नीचे लिख रखा है फंगस मोर देन एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट देखते हैं। इन्वर्टिब्रेट में देखेंगे आप, इन्वर्टिब्रेट का जो पाई डायग्राम है, अदर एनिमल ग्रुप, सबसे बड़ा तो इंसेक्ट्स है। क्या ये सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है जो ऊपर लिखा गया है? मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। और उन एनिमल्स में भी, अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। एक तो टोटल जितने भी अवेलेबल है उसका 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, मतलब 70% तो एनिमल्स है, 30% प्लांट। और उन 70% का भी आई थिंक 70%, that is what insect. Out of every 10 animals on the planet, 7 are insects. Statements, you are agreed? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Please, Yes, sir. please read this paragraph and check if the data is correct. Vertebrate, more than 50%, but not more than 50%. 50% are fishes. Agree? वहीं पर बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो। तीनों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो और फिर मैं पूछता हूं आपसे किसने क्या लिखा। पेंसिल से लिखो पहले। Please write the ascending descending order in terms of number or in terms of diversity. Please write. For all the three.
Apurva, what is the sequence for vertebrates? Ascending order. Apurva, are you there? So, yes, sir. Please tell me the ascending order in numbers for vertebrates. So, mammals, amphibians, reptiles, birds, and fishes. Perfect. Perfect. बीच में भी किसी ने सर बोला था. Rashi, are you there? Rashi? Yes, sir. Rashi, tell me for the plants. Ascending order. Ascending order lichens, फिर ferns and alleles, उसके बाद mosses, फिर algae, फिर angiosperms और fungi. Perfect. नोट भी कर रहे हैं सब लोग. Lichens, ferns and alleles, mosses, algae, angiosperms and fungus. इनवर्टिब्रेट तो खैर बताने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है. Crustaceans, mollusks, other animal groups and insects. Mansi, noted? Yes, sir. खुशी, आकांक्षा, भामरे, noted? Yes, sir. Perfect. Perfect. चलिए. ओके बच्चों, यहां पर पहले 2 पेजेस में यदि आप मुझसे पूछे कि सर सवाल क्या बनेगा, स्पेशली 12th जो ओल्ड एमपी ग्रुप है, इस पर सवाल सीधा सीधा बन रहा है डाइवर्सिटी में. मतलब बहुत मैं स्ट्रिक्ट टू क्वेश्चंस चलूंगा क्योंकि इधर दाएं बाएं करने से मतलब नहीं है. पेज 259 का जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी 101% सवाल आएगा. वेस्टर्न घाट पे सवाल आया ही है 2 साल पहले. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ब्रॉड डाइवर्सिटी है. हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी में जरूर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, which is the finest one and the largest. ओके, उसके बाद इस पाई डायग्राम पर सवाल बनता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का 101% बनने की संभावना बनती है. परफेक्ट. 260 पर ज्यादा कुछ नहीं, 270 पर मैं आता हूं. Although India has only 2.4% of the world land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. पूरे ग्लोब का लैंड एरिया यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो वो हार्डली 2.4% है. लेकिन हम प्रोडक्टिविटी डाइवर्सिटी के मामले में बात यदि करते हैं तो लगभग वी हैव 8.1% डाइवर्सिटी ऑफ द टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी, जो कि एक अच्छा बड़ा अमाउंट है. दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और यही कारण है कि हम पूरे विश्व की 12 मेगा टोटल बायोडाइवर्सिटी के एक पार्ट हैं. नियरली 45 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, twice as many as of animals recorded from India. डेटा आपको ध्यान रखना है. 2.4% लैंड एरिया, 8.1% डाइवर्सिटी, 12 मेगा डाइवर्सिटी में हमारा एक रीजन, 45,000 प्लांट, लगभग 90,000 एनिमल्स. If we accept May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. और यदि हम टोटल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं जो मे साहब ने शायद बताई थी, लिखा हुआ है पेज नंबर 259 पर, estimate made by Robert May, the global species diversity at about 7 million, 7 मिलियन बताई गई. तो उसके हिसाब से यदि अपन बात करते हैं तो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. केवल 22% स्पीशीज अभी तक प्राप्त हुई हैं. यदि मे साहब ऐसा ग्लोबल क्या रॉबर्ट मे साहब यदि ऐसा कहते हैं कि ग्लोबल डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन यदि है तो उसका केवल 22% हम अभी तक खोज पाए. फिर अगेन डेटा 1 लाख प्लांट स्पीशीज, मोर देन 3 लाख स्पीशीज yet to be discovered and described. और एक थोड़ा सा आई ओपनर डेटा दिया गया है. कंसीडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of the species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होंगी दोस्तों जो इससे पहले कि आप खोज पाएं, इससे पहले कि आप पता लगा पाएं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से शायद वो डिस्कवर होने के पहले खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, ऐसा भी एक थ्रेट है. ओके, Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stored here. इससे पहले कि हम किसी जैसे लाइब्रेरी की किताबों को आप कैटलॉग करके उसको देख के उसको नाम ले पाए, लेबलिंग कर पाए, उससे पहले वो जल के खाक हो जाएगी.
ऐसा एक अंदाजा व्यक्त किया जा रहा है। ओके ओके फाइन। जो पहला था पार्ट दैट वाज लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस तरह से पढ़ोगे तो थोड़ा सा इजी जाएगा। One was level of biodiversity and one was pattern of biodiversity. लेवल्स क्या बताए थे सृष्टि? सृष्टि लेवल्स अरे एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है ठीक है म्यूट कर लीजिए। चलिए पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको दो पैटर्न बताए जा रहे हैं, एक लैटिट्यूड ग्रेडियंट बताया जा रहा है और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताई जा रही है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। राइट देखिए ये तो मैंने तीनों आपको बता दिए। लैटिट्यूड ग्रेडियंट में सिवाय डेटा के कुछ भी नहीं दिया। अब डेटा कैसा? यदि मैं आपसे कहूं पेज नंबर 261 तो बहुत सारे अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन न जाने कौन कौन से डेटा आपको दिए गए। लाइक आई हैव एनसीईआरटी decreases as we move away from the equator. Do you agree with this? बायोडाइवर्सिटी इधर डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? Decrease. Degree. Decrease. और इस तरह increase. परफेक्ट। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है टुवर्ड्स पोल और इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स इक्वेटर, उसके कुछ डेटा दिए गए। लाइक 23 degree 5 minutes north to 23 degree 5 minutes south are more species than temperate or polar areas. Colombia located near the equator has nearly, ये मुझे पढ़ने की जरूरत है। Please read this paragraph and answer me why tropical region has more diverse. Please read this and answer me this question. उसे मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मुझे जो पढ़ाना है वो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। प्लीज गो थ्रू।
Read, and if you are ready to answer, then unmute and tell me. Sir, हाँ, कौन? Devyani. हाँ देवयानी बोलो. सर ट्रॉपिकल एरियाज में रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है दैन टेम्परेट, और वहाँ पे ग्लेशिएशंस कम होते हैं और सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है। अच्छा, वो तो आपने मुझे बता दिया. मुझे तो ये नहीं समझ में आया, ट्रॉपिकल जो है वो लेस सीजनल कैसे? व्हाई ट्रॉपिकल इज लेस सीजनल? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता ना, इसलिए वो थोड़ा ऊपर है ना ट्रॉपिकल से, इक्वेटर के वो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास है तो सीजन लेस सीजनल होगा, ऐसा? हाँ, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है ना उसको, तो फिर हाँ इसलिए। लेस सीजनल और मोर सीजनल का मतलब बताइए आपको. सर वहां पर मोस्टली 2 ही सीजन माने जा सकते हैं, एक तो ड्राई नहीं तो वेट, उसके अलावा कोई भी सीजन कंडीशन नहीं हो सकता वहां पर. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सरदार, बहुत बढ़िया. यहाँ पे सीजन का कम होने का कारण वाली तो बात अलग है, लेकिन लेस सीजनल का मतलब है कि बार बार फ्रीक्वेंट चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिक्स है उसका अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है. यहाँ पर बार बार होता रहता है क्योंकि वो डिस्टर्ब ज्यादा होता रहता है. देवानी अग्री? हाँ, और उसके पहले आपने वो रीजन तो पढ़ लिया, लेकिन आपने डेटा नहीं पढ़ा. डेटा मैंने आपसे कहा था कि पढ़िए. डेटा पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा ग्लोब पर आपसे. डेटा पढ़िए पहले, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Read the data. Okay. गौरी, गार्गी, काशवी. Are you there? गौरी, गार्गी, काशवी, जयेश. यस सर. Okay. यस Perfect. सर. चलिए, मुझे बस ये बताइए गौरी मैडम कि जो बर्ड की स्पीशीज है, डेटा देखकर भी बताया तो मुझे समस्या नहीं है, आप देखकर भी मुझे बता सकती हैं. जो कोलंबिया है लोकेटेड नियर द इक्वेटर, उसके पास 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं. इज इट? हाँ सर। और न्यूयॉर्क में कम क्यों है? सर वो टेम्परेट रीजन में आता है। आता होगा मतलब क्या? डेटा लिख रहा है तो वो समझ में आएगा. मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया. न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ 105, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ 56. तो न्यूयॉर्क में कम क्यों है कोलंबिया से? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने. काशवी? सर कोलंबिया इक्वेटर के पास है ना। कोलंबिया इक्वेटर के पास है. और हाँ। न्यूयॉर्क किधर है? क्या ही कर रही है, क्या ही कर रही है. डॉक्टर जगताप, आदित्य जगताप, आकांक्षा भामरे, विल यू एबल टू आंसर? अरे क्या ही सवाल पूछा है मैंने. एकदम चिल्लर, एकदम चिल्लर, एकदम. भाई यदि कोलंबिया में 1400 बर्ड की स्पीशीज हैं, तो न्यूयॉर्क में 105 क्यों और ग्रीनलैंड में 56 क्यों? एनीवन?
कैन आंसर सानिका? we Sir, move temperature. away from the equator तो स्पीसीज कम होती जाती है, और हम लोग को यहाँ पे उन्होंने मतलब कोऑर्डिनेट्स भी दिए, तो हम लोग कोऑर्डिनेट से पता कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, 41 डिग्री नॉर्थ में जाना है, इक्वेटर से 41 डिग्री नॉर्थ और फिर 71 डिग्री, तो ग्रीनलैंड यहाँ कहीं पर आता है, न्यूयॉर्क यहाँ कहीं पर और कोलंबिया यहाँ कहीं पर। तो जितने डिग्री आप ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स पोल, उन कोऑर्डिनेट को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि वहां पर डाइवर्सिटी जो है ग्रेजुअली कम होती जा रही है। गौरी, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, okay. Largely tropical Amazonian rainforest in South America has the great, ये साउथ अमेरिका, इसके पहले भी कोई साउथ अमेरिका का एग्जांपल आया था क्या? Is there any example on South America? सर जब प्रेडेशन पढ़ा था वहां पे आया था। वो ऑस्ट्रेलियन कैक्टस था बेटा। सर वो फ्लेमिंगो रेसिडेंट फिश का, वो शैलो साउथ अमेरिकन लेक। अच्छा, कंपटीशन में? हाँ सर, कंपटीशन। वो नॉर्थ अमेरिकन लेक थी कि साउथ अमेरिकन? साउथ अमेरिकन। Is it? अरे साउथ अमेरिकन लेक थी। यस सर। साउथ ये ध्यान रखिएगा भैया, बस साउथ अमेरिका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, it's a home to more than 41 species of plants, 3000 of species, 1300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles and more than 1,25,000 of invertebrates। और फिर नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स में डेटा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। साक्षी पाटिल, बी ऑन म्यूट। Okay, so what is special about tropics that make it more biodiverse? Speciation is generally a function of time, unlike temperature. Crash course and repeater, unlike temperature regions subjected to frequent glaciations in the past. Speciation, पहला पॉइंट दिया है, speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciers in the past. Tropical latitude have remained relatively undisturbed. तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, देवयानी, पॉइंट नंबर 2। constant environment, less seasonal, देवयानी, सेकंड वन। सेकंड वन, अरे सेकंड वन। less constant seasonal, environment, Null. Third one, more solar energy, available. stable, more stable, more solar energy, more solar energy, any more? ये सब रीजन है मोर डाइवर्सिटी एंड टेम्परेट लेस डाइवर्सिटी।
चलिए, अब जो समझने वाली बात है बच्चों, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ध्यान से देखते हैं और ग्राफ को समझते हैं। विजिबिलिटी इज क्लियर? यस सर। इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिए, मैं लिखता हूं, उसको लिख सकता हूं मैं log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। अग्री? चलिए, दो ग्राफ देखते हैं बच्चों। दो ग्राफ में क्या लगता है आपको, झुकाव किसका ज्यादा है, कौन सा ज्यादा स्टीपर है? सेकंड। मैं इसको लिखता हूं 1 और 2। अब बोलिए। 2। सेकंड। 2। आपको ज्यादा झुका हुआ लग रहा है कि एक ज्यादा झुका हुआ लग रहा है? अरे सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं एक एक्सिस बना रहा हूं, यहां पर एक लाइन ये बनाई मैंने 1 नंबर, ये बनाई मैंने 2 नंबर, ये बनाई मैंने 3 नंबर, और ये बनाई मैंने 4 नंबर। कौन सा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है? 4। चैतन्य कोई कारण? मुझे तो वाई एक्सिस पूरा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है। सर वो एक्सिस की तरफ, वो अभी एक्स एक्सिस की तरफ 4th है और वाई एक्सिस की तरफ 3rd है। मतलब जो स्लोप रहेगा, स्लोप हमें इस बात से समझ में आएगा कि इसको अपन ने वर्टिकल पोजीशन मान दिया तो इसको अपन स्लोप कहते जा रहे हैं। इज इट? अरे ये वर्टिकल पोजीशन है तो ये स्लोप है थोड़ा सा। अग्री? अरे अग्री? स्लोप कम होता जा रहा है आप जैसे जैसे हाथ बढ़ा रहे हो आगे। सानिका जोर से। आप जैसे जैसे आगे हाथ कर रहे थे मतलब तो स्लोप कम होता जा रहा था, अभी स्लोप कम हो रहा है। यस, मैं वही आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, वही बताना चाह रहा हूं आपको। बच्चों ये जो एक्स एक्सिस मैंने लिया है, इस एक्स एक्सिस पर और इस वाई एक्सिस पर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बायोडायवर्सिटी के टर्म्स में समझाऊं आपको। डायवर्सिटी की प्रेजेंस कहां पर ज्यादा है या कहां पर ज्यादा मिल रही है, तो छोटा सा एग्जांपल देकर मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, एक छोटा एरिया लिया, मैंने इतना ही ज्योग्राफिकल एरिया लिया और मैंने इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया। अब मैंने आपसे कहा ये एरिया हो गया ए, ये एरिया हो गया बी। क्या होता है जब आप एरिया बढ़ाते हैं, ए से ए डैश करते हैं, तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। अग्री? अग्री? यस सर। यस सर। यस सर। ए डबल डैश करते हैं तो और डायवर्सिटी बढ़ेगी। अग्री? यस सर। यस सर। यस सर। आप हो सकता है इससे और बड़ा कर दें तो बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। अग्री? यस सर। भाई कहीं ना कहीं तो एक लिमिट आएगी, कहीं ना कहीं तो एक रेंज आएगी, कहीं ना कहीं तो एक ऐसा एरिया आएगा जिसके आगे आप और जाते तो आपको बायोडायवर्सिटी में चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? वो कारण भी बताऊं। मैंने आपसे कहा कि हम लोग नासिक की बायोडायवर्सिटी देखते, तो नासिक की बायोडायवर्सिटी देखने हम जब जाते हैं, नासिक का छोड़िए, अपन बात करते हैं कॉलेज रोड, जहां पर अपना सेंटर है, शरणपुर रोड, कनाडा कॉर्नर। इस एरिया की बायोडायवर्सिटी देखने जाते हैं, डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा आगे तक बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा माइक्रो सर्कल भी कवर कर लेते हैं, और माइक्रो सर्कल कवर करने के बाद ड्रम सर्कल भी कवर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अंडरब्रिज भी कवर कर लेते हैं, और हुआ तो इंदिरा नगर भी कवर कर लेते हैं। भाई जैसे जैसे आप एरिया एक्सपांड करते जा रहे हो, डायवर्सिटी बढ़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड और डू यू एग्री विद दिस? यस सर। यस Especially repeater batch. Do you agree with this? यस सर। सर। Again I am saying,
if I'm trying to calculate biodiversity in 1000 square feet, तो डेफिनेटली 1000 से जब वो 2000 स्क्वायर फीट होगा, 5000 स्क्वायर फीट होगा, 10,000 स्क्वायर फीट होगा, तो 101% बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज. आई होप एवरीवन इज एग्री. परफेक्ट. अब यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने पूरे होल नासिक की बायोडाइवर्सिटी मैंने काउंट करने का प्लान किया, तो एक एरिया वो है जिसमें मैंने सिड को कवर कर लिया, बिट को कवर कर लिया, कॉलेज रोड हो गया, शरणपुर रोड हो गया, लिंक रोड हो गया, पाथरडी फाटा हो गया, गंगापुर रोड हो गया, जेल रोड हो गया, उपनगर हो गया. मैंने सबकी बायोडाइवर्सिटी कर ली. अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, द होल नासिक. अब मुझे बताइए रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलने की संभावना ज्यादा हो गई या कम हो गई? कम हो गई. कम हो गई. क्यों कम हो गई? यार ऑलमोस्ट सारा ही तो आप कवर कर चुके हैं. अब आप अखे नासिक में देखते हैं तो अब आपको बायोडाइवर्सिटी, हाँ नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मिलने के चांसेस कम हो. क्यों? क्योंकि आप उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में बात कर रहे हैं जहां मैक्सिमम आप एक्सप्लोर कर चुके. यानी उसको मैं बच्चों को लास्ट ईयर में एग्जांपल देकर मैंने समझाया था. मैं जिस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूं उस क्लास में 10 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं. मैं जिस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूं एक रूम में, उसमें नासिक के 10 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं. अब जब मैं अपने हॉल को बड़ा कर लेता हूं, टीचिंग रूम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो मैं 20 स्कूल के बच्चों को अकोमोडेट कर लेता हूं. जब मैं अपना हॉल और बड़ा कर लेता हूं तो डेफिनेटली एरिया बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया बढ़ा है. तो मैं 30 स्कूल के बच्चों को कंसीडर कर लेता. अब मैं यार उसको अच्छा खासा बड़ा पूरा एक ऐसी पूरी बिल्डिंग में कन्वर्ट कर देता हूं. अब मेरे पास डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही, नंबर जरूर बढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही. द रीजन इज, अब मैं एरिया कितना भी बढ़ा लूं, जब टोटल नंबर ऑफ स्कूल ही 30 होंगे तो 31 नंबर के स्कूल का बच्चा आएगा कहां से? So with the increasing area initially, biodiversity increases for sure. With the increasing area initially, biodiversity increases, but up to some limit. After that, if you increase more area, biodiversity am I audible? एक तरफ बात कर रहे हैं आप महाराष्ट्र की बायोडाइवर्सिटी और एक तरफ बात करते हैं आप पूरा इंडियन एशियन सब कंटिनेंट की बायोडाइवर्सिटी. तो जाहिर सी बात है, जब आप महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हो तो थोड़ा सा कर्नाटक एरिया में जाओगे तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, और साउथ में जाओगे तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी. बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग एट कंप्लीट कंटिनेंट, the rate will not be too much countable. क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes or no? Yes or no? नहीं आई होगी तो फिर से बोलिए, मैं फिर से समझाता हूं. यस किसको समझा सर? किसको समझ में नहीं आया है? सर वापस बताओ ना. सर वापस बताइए. Yes, yes. With the increasing area, छोटे से सेंटेंस बताएं. With the increasing area, biodiversity increases or not? Diversity should I write here? Yes. Yogesh Gargi, diversity is directly proportionate to area. Do you agree with this? Yes sir. Gargi? Yes sir. But I am not fully agreed. मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा initially. Now do you agree with this? Yes sir. क्योंकि जैसे जैसे बच्चों में इनिशियली तो ठीक है, जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता जाता हूं डाइवर्सिटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है. मैं डाइवर्सिटी बोल रहा हूं. एक टाइप के 100 लोग होना इससे ज्यादा बेटर है 10 टाइप के 20 लोग होना. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट.
किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक ही टाइप के 100 लोगों का होना ये अनस्टेबिलिटी का कारण है, और 10 टाइप के 10 लोगों का होना ज्यादा स्टेबिलिटी का कारण है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, मोर डाइवर्सिटी equals to more stability. Do you agree with this? Yes, sir. And more diversity is directly proportionate to area. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, sir. तो आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया था? एरिया। Area. और वाई एक्सिस पर क्या लिया था? Biodiversity. जैसे जैसे बच्चों आप एरिया बढ़ाते जा रहे थे, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती जा रही थी। अग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. आप जितना एरिया बढ़ा रहे थे उतनी डाइवर्सिटी बढ़ी, जितना एरिया बढ़ाया उतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, जितना एरिया बढ़ाया उतना बढ़ती ही जाएगी इनिशियली। अग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब आप यार आपने पूरा कंटिनेंट ही ले लिया, एरिया यहां तक ले लिया, तो ये स्लोप जो ऐसा था वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, कांस्टेंट होने का नंबर आ गया। अग्री विद दिस? Yes, sir. yes, sir. अब आप कितना भी एरिया बढ़ा लीजिए, अब आप कितना भी एरिया बढ़ा लीजिए, डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी। हाँ, नंबर बढ़ सकता है। गार्गी एंड सरदार, डू यू अंडरस्टूड? हाँ, sir, समझा। Yes, sir. समझा भी। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं प्रोपोर्शनेट में रिचनेस बढ़ती है। एरिया बढ़ाया रिचनेस बढ़ी, एरिया बढ़ाया रिचनेस बढ़ी, अग्री वो हो गई। लेकिन जब आप एरिया बहुत बड़ा कर देते हैं तो यार आपका कर्व कांस्टेंट होकर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब आप एरिया तो बढ़ा सकते हैं लेकिन एरिया के रिस्पेक्ट में डाइवर्सिटी अब ज्यादा नहीं मिलेगी। नंबर तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन नंबर की। एवरीवन अंडरस्टूड? yes, sir. परफेक्ट। चैतन्य, क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। तो आपको छोटे एरिया के लिए शायद उन्होंने दिया हुआ है 0.1 to 0.2, लेकिन जब आप एंटायर कंटिनेंट की बात करते हैं तो उसका स्लोप ज्यादा स्टीपर हो जाता है, दैट इज 0.6 to 1.2। अपन यहां तक की बात कर रहे हैं बस, जो झुकाव है, उसके बाद तो ये पैरेलल हो जाता है। चैतन्य, अग्री? yes, sir. यानी मेरा कहने का मतलब है आपको दो वैल्यूज ध्यान रखनी है, 0.1 to 0.2 कहां पर है इससे इररिस्पेक्ट ऑफ दिस, और यदि ज्यादा स्टीपर होने का नंबर आता है तो 0.6 to 1. अग्री? yes, sir. सर 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 अगर मतलब एक एरिया है वो उसमें 300 स्पीशीज है और उससे बहुत छोटा एरिया है उसमें भी 300 स्पीशीज है, तो डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा होगी? सेम है डाइवर्सिटी। क्या सर? डाइवर्सिटी दोनों की सेम है, डाइवर्सिटी का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं प्रतीक। सर लेकिन एरिया से तो होगा ना, रिचनेस उतनी ज्यादा होगी ना। एक मिनट समझो, आपने मुझसे पूछा कि सर मेरे घर पर 10 मेंबर हैं और आपके घर कितने मेंबर हैं? मैंने कहा भाई 10 मेंबर। मेरे घर भी 10 मेंबर हैं, आपके घर भी 10 मेंबर हैं। आपने कहा सर मेरे यहाँ के 10 होगा, 10 नेचर सबका अलग अलग है, सब अलग अलग स्पीशीज टाइप का है। मैंने कहा मेरे यहाँ भी सब 10 अलग अलग टाइप। अग्री? अब यदि आप मुझसे पूछते हैं डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है, दोनों की डाइवर्सिटी सेम है प्रतीक। सर नहीं, अगर आपके घर में भी 10 मेंबर अलग है और मेरे घर में भी, लेकिन मेरा घर बड़ा है, तो किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी? अगेन मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा, डाइवर्सिटी दोनों की सेम, डाइवर्सिटी दोनों की सेम है। डेंसिटी की बात अलग है, मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। आपके यहाँ भी 10 मेंबर है, बड़ा घर है, मेरे यहाँ 10 मेंबर है, छोटा घर है, डाइवर्सिटी दोनों की 10 है। हाँ, आप मुझसे पूछो स्टेबल कौन है प्रतीक? यस सर। तो अब मुझे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी। अब वो घर जिसका घर बड़ा है, आपका घर बड़ा है, आपका पॉपुलेशन ज्यादा स्टेबल है प्रतीक। यस सर। और अगर आपके घर को बड़ा किया तो फिर डाइवर्सिटी बढ़ेगी क्या? यस,
मेरे घर को यदि आप बड़ा करते हो तो मेरे पास संभावनाएं बढ़ती हैं कि मैं शायद और ज्यादा स्पीशीज को अकोमोडेट कर सकूं। तो जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा हो सकता है स्पीशीज बढ़ने लगे। प्रतीक, हाँ सर। अग्री? यस सर। उसको ऐसे समझो प्रतीक कि मेरा घर जो छोटा घर था, मेरे बगल के घर में भी एक छोटा घर था, वहां भी 10 मेंबर थे, मेरे घर में भी 10 मेंबर थे। हमने दोनों ने बीच की दीवार तोड़ ली, मैंने एरिया एक्सपांड कर लिया या उन्होंने एरिया एक्सपांड कर लिया। रिचनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी सर। बढ़ी। हमने तीसरे से भी बात की, तीसरा फ्लैट का भी बीच का दीवार तोड़ दिया, स्पीशीज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ सर हुई। हमने पूरा एक उस फर्स्ट फ्लोर का पूरा एक फ्लोर कॉमन कर लिया, स्पीशीज रिचनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर अभी मतलब सारा कॉमन हो गया तो एक लिमिट तक बढ़ेगी ना। यस। अब मैं कहूं कि पूरा 10 से 12 मंजिला जो इमारत है उन सबको कॉमन कर दें, अब तो नंबर ही बढ़ रहे हैं, स्पीशीज कहां से बढ़ी? पहले में मेरे घर में केवल महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स थे, मेरे बगल वाले घर में सिख्स थे, उसके बगल वाले घर में मुस्लिम्स थे, उसके बगल वाले में क्रिश्चियंस थे। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहा था वैरायटी बढ़ती जा रही थी। प्रतीक, अग्री? यस सर। अब मैंने यस। पूरी बिल्डिंग को कॉमन कर दिया, डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है दोस्त। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डाइवर्सिटी 4 ही है। अग्री? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन नंबर बढ़ गया। ओके सर। परफेक्ट। पन सिद्धि मैडम समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि हमारी फ्लैट स्कीम में तो जैन लोग भी हैं। ओके, चलिए, क्रैश कोर्स रिपीटर बैच अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। इस पे अब फिर से वापस आता हूं तो सवाल कहां बन रहा है? सवाल बन रहा है इस पर, सवाल बन रहा है इसके डेटा पर, सवाल बन रहा है इसके ग्राफ पर। अब इसके ग्राफ में, ग्राफ के भी डेटा पर कि 0.12 0.12 0.2 वो एक डेटा हो गया, और स्टीपर 0.6 to 1.2 जो ज्यादा स्टीपर है। फॉर एग्जांपल द फ्रूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट of different continents, the slope is found to be 1.15. What do steeper slope means in this context? यहाँ पर स्लोप का क्या मतलब है? इस कंटेक्स्ट में स्लोप का क्या मतलब निकल रहा है? स्लोप का मतलब ये निकल रहा है कि इनिशियली जब आप एरिया बढ़ाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती है और उस प्रपोर्शन में ही बढ़ती है, लेकिन जब ज्यादा एरिया, बड़े कंटिनेंट की बात करते हैं, जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो वो स्टीप होके फिर पैरेलल हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा नंबर बढ़ेगा, डाइवर्सिटी नहीं। क्रैश कोर्स अंडरस्टूड? क्रैश कोर्स अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। चलिए, अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे, देखिए मैंने बात प्रतीक ने पूछी और मैं स्टेबिलिटी वाला मैटर आ ही गया। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट communities with more species generally tend to be more stable. Generally tend to be more stable. Understood? Are you understood? Yes, sir. Yes, sir. Communities with more species generally tend to be more than those with less species. What exactly the stability for a biological community? एक स्टेबल कम्युनिटी कौन होती है? एक स्टेबल कम्युनिटी का पहला कैरेक्टर 263 पे लिखते चलेंगे। वैभव, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? अनया, देवयानी, सानिका, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बीइंग स्टेबल? Too much variation. If it is disturbed तो जल्दी स्टेबल होनी चाहिए। तो लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, पहला कैरेक्टर, लेस वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, सानिका, नंबर 2, इट शुड बी मतलब वो जल्दी स्टेबल होनी चाहिए, थोड़ा डिस्टरबेंस कॉज किया तो। अच्छा, यदि किसी by any means, by any ways, if disturbed, then it should regain the stability. सानिका, agree? हाँ सर। resilient का मतलब होता है फास्ट रिकवर हो जाए, वो एक अच्छी स्टेबल है जो फास्ट रिकवर हो जाए। सानिका मैडम समझ रहे हैं कुछ जीवन का मतलब?
हाँ सर। एक स्टेबल मेंटालिटी, स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल इंडिविजुअल वो होता है जो डिस्टरबेंस के बाद जल्दी से रिकवर कर जाता है। Am I right? हाँ सर। ओके देवानी मैडम, कुछ कुछ समझ रही हैं आप? हाँ। क्योंकि यदि हम रिसिलिएंट यदि नहीं होते हैं तो हम बड़े अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल चीजें खत्म हुआ करती हैं, लॉन्ग रन पर नहीं चला करती हैं। देवयानी मैडम, डू यू अंडरस्टूड? हाँ। ओके परफेक्ट। क्रैश कोर्स रिपीटर बैच, स्टेबल कम्युनिटी, वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, वेरिएशन नहीं, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, वो कम चेंज होता है, एक कांस्टेंट चलता रहता है। नंबर 2, वो या तो रेजिस्ट होती है डिस्टरबेंस के लिए, और यदि हो जाए तो रिसिलिएंट होती है, यानी रीगेन कर लेती है, फास्ट रिकवर हो जाती है। तो आकांक्षा भामरे, नोटेड? यस सर। आकांक्षा मुझे बताइए, क्या आपने इन 3 लाइन को कभी इस तरीके से समझा था? नहीं सर। इसीलिए जरूरी होता है। चलिए एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। बाहर की स्पीशीज के लिए भी रेजिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर की स्पीशीज आ जाए और इनको डिस्ट्रॉय कर दे और खुद ग्रो करने लगे। कंपटीशन अपन ने पढ़ा है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव इंफीरियर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी स्पीशीज आ जाए, दे शुड ग्रो एट देयर ओन पेस। सो ये 3 कैरेक्टर आपको लिखने हैं फॉर स्टेबल कम्युनिटी। सीधा सीधा नीट का सवाल बनता है। तिलमन साहब का एक्सपेरिमेंट समझिए, फिर मुझे बताइए। मैं पानी पी रहा हूं तब। तिलमन का एक्सपेरिमेंट समझ के मुझे बताइए। ओके, डेविड टिलमन का एक्सपेरिमेंट। More species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. David Tillman long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. जहां पर species ज्यादा थी, वहां पर total biomass में change कम आ रहा था, मतलब variations कम हो, changes कम हो रहे थे, और productivity भी ज्यादा हो गई थी।
आगे का जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है दैट इज आई थिंक पॉल एलरिच। पॉल एलरिच का तो नीचे है। One might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our equality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 50,000 species of ants on Earth? क्या होगा? इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, क्या होगा यदि एक आध कोई एक एंट यदि खत्म हो जाए एक स्पीशीज, तो कोई फर्क पड़ेगा हमें? सर अभी वो स्पीशीज के की रोल के ऊपर है, वो कौन सा रोल फंक्शन कर रही है इकोसिस्टम में। नहीं दोस्त, नहीं सरदार, बिल्कुल नहीं। बहुत फर्क पड़ेगा यदि एक स्पीशीज लॉस हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यदि की स्पीशीज गायब हो। सरदार सर फिर अगर उसका की फंक्शन नहीं रहा तो कैसे अफेक्ट कर रहा है? अरे वही तो बात है सरदार। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है योगेश? है सर। कितना छोटा? 3 साल का है और एक 5 साल का है, मामा के लड़के ने। 3 साल की बात करते हैं। 3 साल का बच्चा जिसका मैं समझता हूं घर में कोई की रोल नहीं होगा, am I right? यस सर। क्या वो कोई किराना लाने में मदद कर रहा है आपकी, या कोई दवा पानी लाने में मदद कर रहा है आपकी, या खाना पका रहा है आपका, या झाड़ू पोछा कर दे रहा है? कुछ कोई की रोल है आपके पूरे घर में उसका? नो। वो ईश्वर नहीं करे वो मिस हो जाए, बाई चांस कहीं चला जाए, क्या होगा? बहुत अफेक्ट पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, किसी भी चीज को छोटा ना समझो उस्ताद। स्पीशीज की बात नहीं, वैसे भी जीवन का उसूल है, जीवन का ये एक फलसफा ये कहता है कि कोविड की सिचुएशन में तो अच्छी बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया दोस्त। राइट? यस सर। ना, तो किसी भी स्पीशीज को हल्के में मत लो। क्या ही फर्क पड़ता है गार्गी मैडम, क्या ही होता है कि 2-4 चींटियां मर जाएं या 2-4 एंट्स खत्म हो जाए, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए, तो क्या ही फर्क पड़ता है गार्गी, एम आई राइट? पड़ता है सर, पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोचेस छोड़नी पड़ेगी। क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यदि कोई छोटी सी चीज भी या छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी इधर से उधर हो जाए तो लॉन्ग रन में बहुत इफेक्ट हो सकता है। अपन कोई दिक्कत नहीं हो, अपने को अभी इसका कोई फर्क ना जान पड़ रहा हो। क्या ही फर्क पड़ता है यदि एक आध चैप्टर छूट गया? क्या ही फर्क पड़ता है यदि एक आध घंटा नहीं पढ़ा? क्या ही फर्क पड़ता है थोड़ा सा लेट उठ गए? क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग रन में फर्क पड़ता है। अभी नहीं दिखेगा वो फर्क लॉन्ग रन में दिखेगा। 2-4 चींटियों के खत्म हो जाने से अभी भले कोई फर्क ना पड़ता हो, जब पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगेगा तब फर्क पड़ेगा, या तब शायद रियलाइज होगा। फर्क तो डे 1 से ही पड़ने लगा, शायद रियलाइज तब होगा। तो कोशिश करें, मुद्दे पर आते हैं अपन, तो टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। सभी लोग सब समझ रहे हैं इसको क्या बोला जा रहा है? सभी लोग सब समझ पा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से कंडीशन ऐसी है कि एक भी सर species- ऑडियो अटक रहा है। बोलो सर ऑडियो अटक रहा है। ओके, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऑडियो अटकता है तो भी फर्क पड़ता है। चैतन्य, अभी आवाज आ रही है? सर अटक रहा है। नहीं सर। नो सर, क्लियर है। चैतन्य, मेरी तरफ बैंडविड्थ एकदम क्लियर है, तेरे तरफ थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। मैंने तो बस ये बताया, सानिका मैडम, देवयानी मैडम, गार्गी मैडम, सरदार साहब, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि फर्क पड़ता है। अब हर व्यक्ति समझ रहा है कि फर्क कैसे कैसे पड़ता है ना? एनीवे, तो मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि वो स्पीशीज के लॉस हो जाने से, बायोडाइवर्सिटी के लॉस हो जाने से, अपूर्वा मैडम, मुस्कान मैडम, मुस्कान आर यू देयर? सही मैडम, सही मैडम आर यू देयर? चलिए, कोई बात नहीं। तो बस उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पॉल एलरिच साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। यदि हर एक नट बोल्ट, आई थिंक, यदि हर एक नट बोल्ट को
एक स्पीशीज कंसिडर किया जाए, किसी एरोप्लेन में हर एक नट बोल्ट को एक स्पीशीज कंसिडर किया जाए, और हर पैसेंजर ट्रैवलर उतरते समय जब भी वो उतर रहा हो अपने साथ एक नट बोल्ट खोल के ले जाए, तो क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत एकदम से सडन फर्क पड़ सकता है यदि वो की स्पीशीज को वहां से निकाले, तो वो तकलीफ हो सकती है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें रिवेट पेपर हाइपोथेसिस का दिया गया है, उसको आप समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और मैं समझता हूँ नेक्स्ट सेशन उसको फिनिश भी कर देंगे। एनीवे, रिपीटर बैच क्रैश कोर्स, हाउ वाज द लेक्चर? खुशी, आदित्य, आकांक्षा, अरे हाउ वाज द लेक्चर? Did you understand? Yes, sir. Perfect. See you in the very next class. I'm going to close the session. Be prepared with the NCERT and their statements. अगले समय फिर कुछ सवाल जवाब करूंगा, and we will go with biodiversity and its conservation. Perfect. Assignment के तौर पर छोड़ता हूं ex situ in situ conservation में difference. ex situ in situ conservation में difference. All the best. सर हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी आपने बोला ना कि अगर प्रोडक्टिविटी की वेरिएशन बढ़ गई तो फिर वो भी नुकसानकारक है। फिर से क्या बोला? सर मतलब अगर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस आ गए ज्यादा तो फिर वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं रहती एक साथ। हाँ। तो फिर सर वो मतलब प्रोडक्टिविटी कम होना अच्छा क्या, मतलब बढ़ते जाना तो अच्छा? वेरिएशंस तो दोनों में आएंगे। वैभव, गलत जा रहे हो। प्रोडक्टिविटी का कभी भी ज्यादा होना अच्छा, प्रोडक्टिविटी के फ्लक्चुएशंस अच्छे नहीं। हाँ तो फिर सर अगर मतलब समझे इस साल 100 है, अगले साल 200, तो वेरिएशन तो आ गया ना, उसके अगले साल 300 तो अरे रे, इसको फ्लक्चुएशन नहीं बोलते, इसको ग्रोथ बोलते। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने परिवार में एक साल में इनकम आती है 20 लाख रुपए सालाना, अगले साल आती है 5 लाख रुपए सालाना, उसके अगले साल आती है 40 लाख रुपए सालाना, फिर हो जाती है 20 लाख रुपए सालाना। ये परिवार ज्यादा अच्छा सरवाइव करेगा या वो परिवार जिसकी इनकम 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख? क्या लगता है? हाँ, सेकंड वाली। क्यों? प्रोडक्टिविटी इसमें भी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी उसमें भी बढ़ रही थी, उसमें प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएट हो रही थी, चेंज हो रही थी, वेरिएट हो रही थी, यहां पर स्टेबिलिटी से बढ़ रही थी। यस सर। तेरी बात समझा? हाँ सर समझ। तो प्रोडक्टिविटी होना अच्छा, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस अच्छा नहीं। यस सर समझ। Any more doubt to anyone? Going to close the session. See you in the very next class.